स्वप्नदीप गुरुकुल चैनल में सबका स्वागत है। क्लास 9th डाउट सेशन बेसिकली, और डाउट्स के बाद फिर हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसको कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद सम डाउट्स। अगर किसी के डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट्स को हमें फॉरवर्ड अवश्य करें। ऑफलाइन में जो बच्चे बैठे हैं, आप कुछ डाउट कह रहे थे, आपका क्या डाउट है? हाइड्रोजन क्लोरीन का जो एग्जाम्पल था जिसमें सर्कल बनाए थे, दो तीन सर्कल और बनाए थे इस प्रकार के कुछ। अच्छा, ओके। एक्चुअली जो पेज है हमारा वो यहीं से शुरू होता है ना, तो इसमें और ज़्यादा पुराना कुछ था नहीं, तो बट इसी रेफरेंस में अगर आपको कुछ समझना है तो एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और कोई डाउट किसी का? तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ही रिलेटेड ये मैंने आपको बताया था जब मैंने बॉन्डिंग के ऊपर चर्चा की थी कि बॉन्ड्स जब बनते हैं तो कैसे बनते हैं, एंड नॉट ओनली फॉर क्लास 9th, यह आपको आगे बेस भी काम आएगा, क्लास 10th में भी आएगा, एंड नॉट इवन इन 10th, ये आपको 11th-12th में भी काम आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमने बात की थी कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड। कोवेलेंट बॉन्ड, अब कोवेलेंट बॉन्ड को अगर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो वैलेंसी हमें थोड़ी सी मालूम है, क्लास एलिमेंट्री क्लास में हमने वैलेंसी कवर की है ना। तो वैलेंसी बेसिकली क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी एक शब्द होता है उसके लिए, हालांकि नोट्स में सब कुछ आएगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, सभी बच्चे ध्यान दें, नॉट ओनली क्लास 9th जो अभी देख रहे हैं, ये बेसिक्स हैं फॉर क्लास 10th, और अगर क्लास 10th वाले बच्चे भी इस वीडियो को रेफ़र करते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। ओके, तो हम चर्चा कर रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड की। तो वैलेंसी को आप इस तरह से समझें जैसे कि हमारे दो हाथ हैं, तो हम किसी को कंबाइन करने के लिए या पकड़ने के लिए, जैसे एक गेम होता है ना संकली, है ना, किसी एक को आउट करते हैं, फिर जो दाम देता है वो फिर से एक ऐसे चेन बना के आगे पकड़ता है, फिर दौड़ते हैं। तो दो हाथ खाली हैं तो हम दो हाथ से पकड़ सकते हैं किसी को। बिल्कुल ऐसे ही एलिमेंट्स जो हैं उनके भी कुछ हाथ खाली होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनका या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो या उनके जो डेटिव बॉन्ड्स हैं वो कंप्लीट हो। डेटिव का मतलब होता है या तो दो इलेक्ट्रॉन वाली कहानी आती है, ठीक है। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन जो है उसकी जो ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और प्रोटॉन भी एक है। तो इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है, लेकिन न्यूट्रलिटी के बावजूद ये स्टेबल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसके पास जो ऑर्बिट अवेलेबल है उसमें रिसाइड करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको। वो दो इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर समा सकता है, वो ऑर्बिट अपने अंदर दो इलेक्ट्रॉन समा सकता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन की एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जो मैंने ऐसे गोल से रिप्रेजेंट की है, विच इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ होल विच इज़ क्रिएटेड। एक गड्ढा बन गया है, ठीक है, एक तो भरा हुआ है, एक खाली है, ठीक है। अब दूसरा मैंने आपको बताया क्लोरीन। क्लोरीन की जब बात आती है तो क्लोरीन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होती है, सबसे बाहर की ऑर्बिट, उसके पास एक ऑर्बिट नहीं है, और भी ज़्यादा ऑर्बिट्स हैं, नॉट ओनली वन। तो जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उस ऑर्बिट को वैलेंस शेल ऐसा भी नाम दिया जाता है। हम आगे जब इस विषय को और डिटेल में लेंगे तब मैं उसको समझाऊंगा, लिखवा भी दूंगा आपको नोट्स, ठीक है। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। लेकिन ये फर्स्ट ऑर्बिट नहीं है, तो फर्स्ट के अलावा जितनी भी बाकी के ऑर्बिट्स हैं, क्लास 9th और 10th लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ, दे रिक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स टू फुलफिल देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यहाँ पर 7 है क्लोरीन के पास, तो इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन, ये एक और इलेक्ट्रॉन चाहता है। हालांकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अवेलेबल है एलिमेंटल लेवल पर एज एन एलिमेंट, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से ले ले। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? तो मैंने आपको उस दिन एक एग्जाम्पल दिया था कि शेयरिंग,
ठीक है, एक और एग्जांपल आज देते हैं। मान लीजिए कि मैं आपके स्कूल में टीचर हूँ, आपके स्कूल का टीचर हूँ, और मैंने स्कूल का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि आगे की बात आपको थोड़ी सी समझ में आएगी, प्रासंगिक होगी कि मैं आपके स्कूल क्यों पहुँच गया। अब आप स्कूल में टिफ़िन लेकर पहुँचे हैं और जल्दबाजी में आज आप सिर्फ पूड़ी लेकर आ गए हैं, सब्जी आप लाना भूल गए। ठीक है, सेम केस विथ मी ऑल्सो। मैं अचार लेके स्कूल पहुंच गया हूं लेकिन मैं रोटी लाना भूल गया। अब आप समझ सकते हैं कि स्थिति दोनों की खराब है। ठीक है, और पढ़ाते पढ़ाते मैंने क्लास में बिफोर लंच मैंने ये बात बोल दी, आपके ध्यान में आ गई कि सर ये बात तो मेरे साथ भी हुई है। तो आप धीरे से वैसे मजाकिया मूड में ही आपने बताया, सर ये बात आज मेरे साथ भी हो गई, आज मैं सिर्फ सब्जी लेकर आया और आई एम नॉट, मैंने आज रोटी नहीं लाई या पूड़ी नहीं लाई। तो उसी समय व्हाट वी कैन डू, मैं आपके साथ एक डील कर सकता हूं कि भैया लंच ब्रेक में एक काम करना, तुम मेरे पास आ जाना स्टाफ रूम में। हो सकता है ऐसा। और हम लोग क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ टिफिन। ओके, तो शेयरिंग ऑफ बॉन्ड भी ऐसे ही होता है। इलेक्ट्रॉन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है, गिव एंड टेक, एंड दिस इज व्हाट इज कोवैलेंसी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन भी चाहता है एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन चाहता है एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्लोरीन से एक ले लेगा, क्लोरीन हाइड्रोजन से एक ले लेगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर देगा। अल्टीमेटली क्या हुआ, दोनों के पास जितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। बात समझ में आई। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ये बात समझ में आई नहीं आई। अब ऐसा होने के लिए इनको पास में आना पड़ेगा, तो ये क्या होंगे, ये पास में आएंगे। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर पास में आया, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर पास में आया, 1 2 3 4 5 6 और ये क्लोरीन वाला 7। ठीक है, ये क्लोरीन के हो गए 8 पूरे, गिन के देख लो, और हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए। आई बात समझ में। तो इस तरह से ये आपस में शेयरिंग करते हैं, एंड दिस इज व्हाट इज द बेसिस और कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्डिंग होती है। इसी से रिलेटेड सवाल था आपका, यही जानना चाह रहे थे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नॉट ओनली फॉर एज इन चैप्टर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये एटम एंड मॉलिक्यूल नाम का एक चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, उसमें भी ये बड़ा काम की चीज़ आएगी। तो ये शेयरिंग होती है। ठीक है, आई बात समझ में सबके। ओके, जो वीडियो बाद में देख रहे हैं वो भी मुझे बताएं आपके समझ में आया नहीं आया, क्या ये कंसेप्ट आपको डाउटफुल था, या अगर और भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट, दरवाज़ा थोड़ा सा क्लोज कर दो ना बेटा। हाँ, और डाउट कोई मैथ्स में? देखिए, सैटरडे जो रखा गया है ये बेसिकली डाउट सेशन है। डाउट्स ख़त्म होने के बाद एक छोटी सी टेस्ट भी है, और टेस्ट के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि मुझे लगता है कि अभी हम लोगों ने इतनी पढ़ाई नहीं की है कि हम टेस्ट कंडक्ट कर पाएँ। एक आध क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, तो एक कर लें अपन मैथ्स डाउट सेशन टाइप टेस्ट। हाँ बोलिए। एटॉमिसिटी, यस वेरी गुड, अच्छा सवाल है। लेकिन इस टॉपिक को अभी तक हम लोगों ने टच नहीं किया था, शायद आपके स्कूल में हुआ या आपने इसको कहीं पढ़ा। अच्छा, स्कूल में पढ़ा आपने, ठीक है। तो एटॉमिसिटी एक शब्द है, एक वर्ड है, आपके स्कूल में हो गया है ना। देखिए, एटॉमिसिटी, वेरी गुड वर्ड, एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी इसका मतलब ये है कि हम जिस स्टेबल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एटॉमिसिटी किसी की तो होगी। अब किसकी होगी? किसी स्टेबल मॉलिक्यूल की। ठीक है, क्या बोला मैंने? स्टेबल मॉलिक्यूल, मतलब वो नेचर में, एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और काफ़ी स्टेबल है, वो रिएक्शन के लिए तड़प नहीं रहा है। जैसे हाइड्रोजन अगर अकेला कहीं एज एन एलिमेंट है तो वो चाहता है कि उसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो क्या वो स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा, वो अनस्टेबल रहेगा, है ना। जैसे आपको पढ़ाई करनी है तो आप अनस्टेबल रहे और आपने कहीं ना कहीं ढूंढा, या तो आपने हमारा चैनल ढूंढ लिया जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, और या तो आपने हमारी कोचिंग पकड़ ली, ये आपकी अनस्टेबिलिटी थी। ठीक है, तो जब तक आप अनस्टेबल थे अब आप स्टेबल हैं, क्यों? बॉन्ड बन गया।
जब बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड बनने के बाद, स्टेबिलिटी आने के बाद, अब क्या कोई और रिएक्शन होगी? क्या अभी इस सिचुएशन में जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कनेक्ट हो चुका है, अभी जो इसके पहले हमने एग्जांपल लिया, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, क्या हाइड्रोजन अब किसी और इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का प्रयास करेगा? क्या क्लोरीन ढूंढेगा? नहीं, दोनों स्टेबल है। तो एक मॉलिक्यूल बन गया। तो यहां पर जो शब्द है मॉलिक्यूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिसिटी के लिए हमें मॉलिक्यूल शब्द को प्रयोग करना होगा, पहली बात। ठीक है, तो यहां पर पहला पॉइंट हमने क्या देखा? एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। वो भी कैसे भैया? स्टेबल, स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा, अब जब वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में अवेलेबल है, तब हम चर्चा ये करते हैं कि उसमें कितने एटम हैं। एज अ मॉलिक्यूल उसके अंदर कितने एटम हैं, और वही संख्या एटॉमिसिटी होती है। ठीक है, तो एटॉमिसिटी बेसिकली क्या है? एटॉमिसिटी इज द नंबर, ये आप लोग नोट कर लें। ठीक है, ये अच्छा विषय आपने निकाला है। एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स इन एनी स्टेबल मॉलिक्यूल। अब डेफिनेशन तो समझ में आ गई, पर इसको हम थोड़ा सा समझेंगे भी। तो साइंस में हमेशा याद रखिए, कभी भी एग्जाम होती है और आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, आप उसकी डेफिनेशन लिखते हैं या कोई स्टेटमेंट आपकी तरफ से लिखते हैं, तो साथ में सपोर्टिंग एग्जाम्पल चाहिए, तभी ये समझ में आएगा कि आपको भी समझ में आ गया है। ऐसे ही कोई स्टेटमेंट नहीं फेंक रहा है। तो हम भी आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, नॉट ओनली वन, मैं आपको कुछ और भी एग्जाम्पल दूंगा। अब मान लीजिए मैं एक नोबल गैस लेता हूँ। नोबल गैस क्या होती है? नोबल गैस वो एलिमेंट होते हैं जिसके ऑक्टेट भी पूरे होते हैं और जिनकी एटॉमिक स्टेबिलिटी भी होती है। एटॉमिक मतलब जिनकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी भी होती है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे हीलियम हो गया, आर्गॉन हो गया, नियॉन हो गया, जेनॉन हो गया, ये वो एलिमेंट्स हैं जो अपने आप में संतृप्त हैं। दे आर सेटिस्फाइड, दे आर सैचुरेटेड, दे डू नॉट रिक्वायर, वो किसी और इलेक्ट्रॉन या एटम की अपेक्षा नहीं करते, तो वो अपने आप में स्टेबल और अवेलेबल होते हैं, जैसे हैं वैसे। तो अगर मैंने लिख दिया हीलियम, तो हीलियम का एक एटम भी होगा और ये मॉलिक्यूल भी होगा। हीलियम को किसी की आवश्यकता नहीं है। नोबल गैसेस, नोबल शब्द क्या है? नोबल। अब नोबल मतलब क्या? एक एग्जांपल अब बात, ठीक है, ऐसे चर्चा से चर्चा निकलती है ना। अब नोबल एक ऐसा शब्द है, ये 10th क्लास में और काम आएगा शब्द, जब मैं आप लोगों को कभी, मतलब 10th में जब हम और भी चैप्टर्स की बात करेंगे। हालांकि सिलेबस से एक चैप्टर हट गया है जिसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल, 10th में आएगा, अभी तो आप 9th में हैं। तो वो एक चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ करता था और पढ़ना चाहिए, जो मैं पढ़ाता भी हूँ, बेसिक पढ़ा देता हूँ उसमें। तो उसमें ये शब्द और आएगा। नाउ नोबल, नोबल शब्द का अर्थ क्या होता है? नोबल शब्द का अर्थ क्या होता है? नोबल, हम कहते हैं नोबल पर्सन, है ना। तो अपनी भाषा में अगर हम बोलचाल की भाषा में कहना चाहें तो हम नॉट ओनली रिस्पेक्टेड, हाँ, ऑनर्ड, रिस्पेक्टेबल, ओके। तो ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी होंगी? मुझे लगता है यहाँ पर ना भारत की के संदर्भ में हम अगर जो पहुँचे हुए साधु संत लोग होते हैं उनको नोबल कह सकते हैं, जिनको जीवन में कोई बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं रहती किसी से, कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। आई बात समझ में? इनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, इतना कि ये संसार से भी बिल्कुल मुक्त हैं, ये जंगल में भटक रहे हैं, इनको किसी से कुछ नहीं चाहिए। आप और हम कैसे हैं? हमें सोशल मीडिया चाहिए, हमें दोस्त चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, यस नो? अच्छा, इतना ही नहीं, हमें पेरेंट्स तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, घर तो चाहिए, है ना। तो हमारी कई सारी रिक्वायरमेंट है। तो कुड वी कॉल आवर सेल्फ एज नोबल? नो, अभी उस नोबलिटी को हम लोगों ने अचीव नहीं किया है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल पहुंचे हुए होते हैं। अब आप सोचिए, मीराबाई है ना, या कबीरदास, सब। अच्छा, मीराबाई का उदाहरण मुझे इतना अच्छा लगता है कि उनके पास सब कुछ था, राजपाट था, सब था, लेकिन सब त्याग के वो कृष्ण भक्ति में लीन, है ना। सांसार की जो मोह है वो सबको छोड़ के
पति छोड़ के, घरदार छोड़ के, सब छोड़ के अपने भगवान श्री कृष्ण के पीछे चली गई। तो ये होते हैं नोबल लोग। अब आप सोचिए कि अगर आपके घर में कोई पार्टी और आपने संदीप सर को उसमें बुलाया, तो आपको क्या लगता है संदीप सर का बिहेवियर कैसा होगा? बिल्कुल लालची आदमी की तरह कि भैया क्या मिल रहा है खाने को, कितना मिल जाए। आप रसगुल्ला पूछोगे तो हम तो पूरा कटोरा भर के रख लें कि भैया लाओ, खिलाओ, है ना। अच्छा, अब ये तो मैंने अपने बारे में बोला है, आप लोग अपने बारे में सोचो कि अगर किसी रिसेप्शन में जाते हो तो आप क्या करते हो। सामान्य सी बात है, ये सबके साथ होता है ना। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं अपने बारे में या आपको ऐसा ना मतलब कुछ आपको टीज कर रहा हो। इट्स नथिंग लाइक दैट। ये सब करते हैं, है ना। और सब जानते हैं कि पार्टी का अगर न्योता आया तो हम लोग तो सबसे पहले देखते हैं रिसेप्शन कब है, कहाँ है, कितने बजे है, और हम उस दिन खाली है कि नहीं, हमारा कोचिंग वोचिंग तो नहीं है। होता है ऐसा, है ना। तो अगर मान लो कि आपने किसी बड़े संत को, पहुंचे हुए संत को किसी कारणवश, मतलब आपने अपनी भक्ति से, श्रद्धा से उनको अपनी शादी में, अपने घर में, ब्याह में कुछ हो रहा है, फंक्शन है, आपने उनको इनवाइट किया, ठीक है, तो वो आएंगे, आ सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है, वो नोबल लोग हैं, उनको उनकी आवश्यकता नहीं है, तो हमारी आवश्यकता है, हमारी रिक्वेस्ट पर वो आएंगे, है ना। ऐसा एक उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। महाभारत में एक सीन है कि एक बड़े ऋषि जो हैं वो ऐसे अपने शिष्यों के साथ रास्ते में दिखे, तो पांडव जो है वो वनवास में थे उस समय। तो पांडवों ने जब देखा उनको तो उनको चरण छुए और उनसे कहा कि आप नहा धो के स्नान करके आप आइए, हमारे यहाँ भोजन करिए। और तब तक द्रौपदी जो है, उन्होंने, उनके पास एक पात्र था जिसमें जितना चाहो उतना भोजन मिलता था। तो वो पात्र लगभग वो धो के रख चुकी थी, मतलब है ना। तो जब अब उसने रख दिया, उसके बाद उसमें से कुछ नहीं निकलना है। उसी बीच भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। उस पात्र में एक दाना होता है अन्न का। याद है ऐसा कोई एपिसोड? नहीं याद है तो हम बता दे रहे हैं, अब कहानी सोच सुनिए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, वो एक अन्न का दाना उठाते हैं और उसे खाकर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका पेट भर जाए, ऐसा बोल के वो एक दाना खा लेते हैं। अच्छा, अब ये ऋषि मुनि जो हैं वो नहा धोकर इनके घर की तरफ आना शुरू करते हैं और तभी ये महसूस करते हैं मुझे भूख तो है नहीं, हम क्यों जा रहे हैं। वो अपने शिष्यों से पूछते हैं किसी को भूख है? बोले नहीं महाराज, पेट तो भरा सा लग रहा है। बोले तो हम क्यों जाएं? ये होते हैं संत लोग। और हम तो खाना वाना खा भी ले तब भी जैसे बोले अरे इनविटेशन है, ओ केक खाने तो मिल ही जाएगा, 2 समोसे तो हम खा के ही आएंगे। यस और नो? तो अंतर समझ में आ रहा है? नोबल गैस और आई मीन टू से नोबल एंड अनसैचुरेटेड, जो आप और हम हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो नोबल गैस जो होते हैं ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो बराबर होते ही हैं, इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरी तरह से फुलफिल्ड होती है। हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास एक ही ऑर्बिट होती है। फिर आगे आ गए नियॉन, जेनॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड ऑल, ये सारे जो हैं इनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में फुलफिल्ड होते हैं। तो इसमें कितने एटम रहेंगे भाई बॉन्ड बनाने के, मतलब स्टेबल तो है ही ना। तो अब आप इस एग्जाम्पल को बताइए, इसमें क्या लग रहा है, हीलियम की एटॉमिसिटी क्या होगी? आंसर इज 1, क्योंकि अकेला संतृप्त है, अकेला ही पूरा है, समझ गए। तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 1। अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं तो हम लोग हमेशा लिखते हैं H2, या नाइट्रोजन गैस है तो N2, ऑक्सीजन गैस है तो O2, ठीक है। एक और उदाहरण लेता हूं, HCl गैस, इन सब का आप देखेंगे ध्यान से तो इनकी एटॉमिसिटी 2 है, क्योंकि 2 मिलकर स्टेबल है, 2 मिलकर स्टेबल है, तो इनकी एटॉमिसिटी 2 हो गई। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या उदाहरण ले सकते हैं? 3 के लिए कोई एग्जाम्पल है? NH3 आपको 3H के कारण लग रहा है, पर वो 4 है टोटल। क्यों? नहीं, NH3 है पर NH3 गिन के देखो, टोटल 4 हुए, एक नाइट्रोजन स्वयं और हाइड्रोजन 3, तो 3 और 1 4, इसकी एटॉमिसिटी हो गई 4, इसकी हो गई 3। तो आई होप आपको, हाँ Al3 नहीं रे बेटा, नहीं नहीं नहीं, नहीं।
AlCl3 होता है। अगर एल्यूमिनियम की वैलेंसी ही 3 है और एल्यूमिनियम बीइंग अ मेटल, ये मेटेलिक बॉन्ड एक अलग कंसेप्ट है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनको हम खाली अकेला लिखते हैं, लेकिन ये मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। इनकी हम एटॉमिसिटी के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। वी विल नॉट स्पीक ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन, है ना, ये इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे एटॉमिसिटी शब्द में। पर हाँ, अगर आप एटॉमिसिटी AlCl3 कह देते हैं तो चलेगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो AlCl3 ये 4 का आंसर में आपको एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है। जैसे AlCl3 ये 4 है, इसकी एटॉमिसिटी इज 4, ठीक है। आ गई बात समझ में? कोई डाउट? अब ये क्लियर हो गया बेटा आपके? ओके, एनी अदर डाउट? और कोई डाउट नहीं? मैथ्स में भी कोई डाउट नहीं है? श्योर? मतलब या तो मैं अच्छा पढ़ाता हूं या आपने प्रैक्टिस नहीं की है। है ना, डाउट कब नहीं आता है? दो स्थिति होती है, या तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो डाउट नहीं आ रहा, या बिल्कुल पढ़ाई ना हो। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, राइट। और एक तीसरा ऑप्शन है, या तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, है ना। आप लोग भी कमेंट कर कर बताइएगा कि सिचुएशन क्या है। ओके। चलिए, तो एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं हम लोग। अपनी कॉपियाँ आप लोग खोल लें, और जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो भी अपनी कॉपी में इसकी एक छोटी सी टेस्ट स्वयं अपने आप को एनालाइज करके दे दें। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा। सबसे पहला है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, ठीक है। चलिए, इसमें (2√3 होल अपॉन 3 प्लस √2) ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल है रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है। आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, मतलब रैशनल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चंस क्लियर हैं दोनों? ठीक है, जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं 4 मिनट दूंगा आपको। बी फास्ट। जल्दी जल्दी सॉल्व करें। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि प्रेशर को भी सहन करते आना चाहिए। समय हो रहा है, 1 मिनट पूरा हो गया। ये दोनों ही क्वेश्चन 2-2 नंबर के हिसाब से होंगे। हो गया, बहुत बढ़िया। तो आप देखिए 2 मिनट लगभग हो रहे हैं और 2 मिनट में 2 सवाल आपने कर लिए, ठीक है। चलिए आपकी कॉपी चेक कर लें। जो ऑफलाइन है उनकी तो कॉपी तुरंत चेक हो रही।
बहुत जल्दबाजी ना करें, जल्दी करें लेकिन जल्दबाजी ना करें। चलिए समय होते जा रहा है, मेक इट फास्ट। आखिरी 1 मिनट आपका भी हो गया। ले आइए कॉपी जल्दी से। मिस्टेक समझ में आई? ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन। जल्दी से करके दिखाओ बेटा फिर से। आपने 1 मिनट में पहले भी किया था, अभी भी 1 मिनट है आपके पास। ओके, और जो बात मैं कह रहा हूँ ये शायद वीडियो में भी सुनाई दे रही है, और ये एक जनरल सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले राइटिंग पर ध्यान दें, राइटिंग बड़ी बड़ी लिखें, ठीक है? ओके, और जिन बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूँ वो बच्चे दिख नहीं रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है ना? कोई बच्चे नहीं दिख रहे। तो एक जनरल सी बात है कि अपनी राइटिंग पर आप लोग ध्यान दें, ठीक है? ये यहाँ पर क्या हुआ मेरे समझ में नहीं आया। ये क्या है? नहीं, थोड़ी सी साइन में मिस्टेक हुई है बेटा, है ना? तो उसके कारण पूरा आंसर गलत हो गया है। अभी देखते हैं क्या हुआ। नहीं, आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं देखा, क्वेश्चन गलत नोट किया है। मैं क्वेश्चन एक बार और बोल देता हूँ और ये समय की समाप्ति की घोषणा भी करता हूँ। क्वेश्चन क्या है देखिए, ध्यान से करिए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के चक्कर में गलत ना करें। आपका हो गया? लाइए कॉपी जल्दी से। और ये लास्ट कॉपी यहाँ पर चेक हो रही है ऑफलाइन में, इसके आगे की कॉपीज़ में बाद में चेक करूँगा। कोई नहीं आएगा स्क्रीन में, पास में आ सकते हो आप लोग, कोई भी दिखेंगे नहीं, ठीक है? कैमरा ऑफ है, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? तो अभी स्क्रीन पर मैप खुद भी नहीं दिख रहा। ये क्या कर दिया इसमें? डिनोमिनेटर कहाँ है बेटा? एक साथ लिखा करो, ऐसा आप होमवर्क में भी करते हैं, है ना? यहाँ बीच में कुछ साइन आनी चाहिए, पर लिखी नहीं है आपने। अच्छा, यहाँ लिखी है, बोले 2√3 अपॉन, फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, 2√3 होल मतलब अपॉन 3 + √2। दूसरा क्वेश्चन है 0.1 3 के ऊपर रेकरिंग, केवल 3 के ऊपर रेकरिंग है। गुड, ये वाला सही है, लेकिन रेकरिंग लिखना भूलना नहीं है, ठीक है? ये मिस्टेक हो रही है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है? गुड, केवल लिखने का तरीका थोड़ा सा गलत हुआ, बाकी सही है, लेकिन ये छोड़ना नहीं है, ठीक है? रेकरिंग थोड़ी गायब हो गया, ओके? माइनस करने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, तब आप ये लिख सकते हैं, दैट इज़ राइट, ओके? ये सही है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रही है, अभी मैं प्रॉपरली चेक नहीं किया हूँ, अभी देखते हैं अपन। चलिए, अब हम स्क्रीन पर आपको इसका सोल्यूशन बताएंगे, और जो बच्चे अब लाइव देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं वो भी आप सचेत हो जाएं और लिखना बंद कर दें। ओके, तो मैं प्रकट हो गया हूँ, है ना? स्क्रीन में आ गया मैं, और अब हम करेंगे इसका करेक्शन। तो करेक्शन मतलब अब मैं इसको सॉल्व करूँगा और आप देखेंगे आपके कौन से स्टेप में गलती हुई। और राइटिंग आपको अपनी स्वयं, देखो क्या होता है, अपनी राइटिंग अपन तो पढ़ लेते हैं, आप ये सोचें कि अगर कोई और पढ़ेगा तो कितने नंबर देगा, ठीक है? सो बी फेयर विथ योर सेल्फ। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2-2 नंबर का है, जिसके दोनों राइट हो जाएं वो अपने आप को 4 नंबर लेके गुड भी ले लेना मेरी तरफ से, ठीक है? हाँ, 4 आउट ऑफ 4, बहुत बढ़िया। चलिए, सोल्यूशन, सबसे पहले वाले का सोल्यूशन हम देख रहे हैं। सोल्यूशन फॉर 1, 2√3 अपॉन 3 + √2। अब इसका रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में हम लोगों ने कवर किया था कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लेंगे 3 - √2 अपॉन 3 - √2 से, ठीक है? ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, जो अभी क्लास में हो गई ऑफलाइन बच्चों के। अब आप लोग भी देख लीजिए आप लोगों ने क्या किया है, जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं वो भी देख लें। अच्छा, अब मल्टीप्लाई होगा तो ध्यान रखें, ये इससे पहले मल्टीप्लाई होगा फिर इससे होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है और अंदर ब्रैकेट है।
ये मिस्टेक भी हुई है यहाँ पर क्लास में, ऑफलाइन में। चलिए, और नीचे वाला तो ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी लगेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पार्ट सबका सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वो मैं भी लिख देता हूँ अपॉन में 3 3 9 माइनस √2 इज 2, तो मैंने लिख दिया 2। अब इनको ऊपर में मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 3 6 √3, माइनस साइन आएगी, 2 बाहर और अंदर आएगा 2 3 6, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या आ रहा है, तो हाँ कहें, कहाँ, नीचे 7 है, ओके ओके। मुझे लगा मैंने कुछ गलत लिख दिया, नहीं हो सकता है भैया, इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, है ना, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं बेटा, तो गलती करने से डरिए मत, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा लेसन है, आप लोग इस पर ध्यान दें। क्या होता है, हम लोग ना गलतियों से डर जाते हैं और डर के मारे फिर हम धीरे धीरे मैथ से भी दूर हो जाते हैं। तो ये बड़ी सामान्य सी बात है, सबकी गलतियाँ होती है, ठीक है। तो जो गलती नहीं करता वो भगवान होता है है ना, अब मैं इंसान हूँ। चलिए, यहाँ पर अगर आप चाहें तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं या वैसा भी रख सकते हैं, दैट डिपेंड्स, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को कई बार ये सूचना दी है कि आपकी जो 9th में आपकी जो टीचर हैं, सर हैं, मैडम है, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, वो कैसे सॉल्व करते हैं, उनको देखिए, उनकी मेंटेलिटी को पहचानिए, एज इट इज़ चले। हाँ डेफिनेटली वो तो करना ही पड़ेगा। तो कॉमन अगर नहीं भी निकाल रहे तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही छोड़ दें आप, 6√3 माइनस 2√6, तो इस तरह से आप इसको छोड़ सकते हैं, एंड दिस इज योर आंसर। या 2 कॉमन निकाल लिया, जिसने निकाला हो उनके लिए करके दिखा देते हैं। यहाँ आ जाएगा 3√3 माइनस √6 अपॉन 7, तो ये दोनों ही आंसर राइट। हाँ बेटा, ठीक है ना, दोनों राइट है, ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है, दोनों राइट है, ओके। चलिए, तो ये पहला हो गया, जिसके पूरे आंसर मतलब पूरक सही है वो अपने आप को 2 नंबर ले ले। मुस्कुरा रहे हो क्या भैया, सही है? दूसरी बार में किया नहीं करके देखा करो। हमने अगर आपकी कॉपी चेक कर ली और हमने बताया गलत है ना, तो एक बार फिर से करके देख लेना है। अब जो बच्चे यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं वो क्या करेंगे, अगर गलत हुआ है तो इसका सोल्यूशन आपने देख लिया, अब इसको आप एक बार अपनी कॉपी में स्वयं करें, और जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं वो भी, आपके लिए भी यही सूचना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बच्चों ने इंटरप्रेट ही गलत किया था, तो उन्होंने पूरा रूट ये ले लिया रेकरिंग, तो वैसा नहीं था। क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, सोल्यूशन नंबर 2 करेंगे, और ये है 0.13 के ऊपर रेकरिंग, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या कहेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.13 रेकरिंग, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 1.3 रेकरिंग। अब ये हमारे पहचान का क्वेश्चन बना, इसलिए ये हमारा पहली इक्वेशन बनी, ठीक है। अगेन मल्टीप्लाइंग 10 अगेन है ना बोथ साइड, इसको हमने फिर से किया, तो आ गया कितना, 100x इज इक्वल टू 13.3 रेकरिंग, क्योंकि 3 की कोई कमी नहीं है, वो तो रेकरिंग है, 3 तो एक 3 इधर ले लिया तो वहाँ का 3 रेकरिंग बच जाएगा। ओके, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। नाउ 2 - 1 करेंगे, आपको मिलेगा 100x माइनस 10x विच इज इक्वल टू 13.3 रेकरिंग माइनस 1.3 रेकरिंग। ये रेकरिंग लिखिए बार बार, ठीक है। क्लास में एक बच्चा है ऑफलाइन में बैठा है, उससे ये गलती हुई थी, वो रेकरिंग लिखना भूल गया, ठीक है। अभी तो मैं सिखा रहा हूँ इसलिए ठीक है, पर अगर मैं आपका टीचर हूँ और मैं आपका पेपर चेक कर रहा हूँ, मैं नंबर काट दूंगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये मिस्टेक है, ओके ठीक। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना मिलेगा आपको, 13 - 1 इज 12, एंड पॉइंट रेकरिंग 3 पूरा कट जाएगा, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा 0, और इधर आपको मिला है 90x, x इज इक्वल टू 12/90। ये आंसर किसी का आया? अगर आया हो तो गलत है। हाँ ये बात बहुत बढ़िया है ना। तो इसको अभी हम और सॉल्व करेंगे,
क्योंकि रैशनलाइज तो हमने की, मतलब इसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू मैंने बोला, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे क्योंकि अभी ये दे आर नॉट को प्राइम, ठीक है। 2 से कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 6 ज़ा 12, 2 45 ज़ा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, अभी और कटेगा या 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 और 3 15 ज़ा 45 और 2/15 ये आपका फाइनल आंसर। पूरी कहानी समझ में आई है जी? ओके, सो आई होप जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आ रहा है क्या गलती आप लोगों ने की, अगर की हो तो। और अगर पूरा मिला है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको 4 नंबर पूरे मिले, ठीक है। और ईमानदारी से, ठीक है। हमें शो ऑफ तो करना नहीं है बेटा, और कोई देख नहीं रहा आपको। मैं आपको कोई नोबेल प्राइज़ तो दे नहीं दूँगा, है ना, कि 4 नंबर मिल गए नोबेल प्राइज़ पक्की है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अगर नहीं भी मिला है कोई दिक्कत नहीं है, जितना मिला आप बताइए ना कितना मिला। ये वाला सेकंड गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो गलती हुई उसको समझिए। देखिए हम टेस्ट यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, गलतियों को समझने के लिए। टेस्ट का मतलब उद्देश्य जो होता है ना, वो आपकी गलतियाँ निकाल कर आपको डोमिनेट करना नहीं है। हम क्या गलती कर सकते हैं उससे हमें बचना है, ठीक है। हमेशा याद रखिए, इंसान कभी हारता नहीं है, या तो जीतता है या सीखता है। क्या बोला मैंने? या तो हम सीखते हैं या जीतते हैं, सीधी बात। हारते कभी नहीं है, हार तो कभी होती नहीं है ना। हार के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना, अच्छा सा, मुझे तो ऐसे याद रहता नहीं है ज़्यादा। वो कुछ बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, समथिंग लाइक दैट कुछ है, आई डोंट नो। किसी को अगर ये मालूम हो तो कमेंट में डाल दे, है ना। अच्छा, गूगल करके मत डालना दोस्तों, और गूगल करके तो हम भी कर सकते हैं ना। गूगल बाबा की जय हो। चलिए, तो समय हो चला है लगभग, अभी 1-2 मिनट बचे हैं, तो मुझे लगता है क्लास को आगे बढ़ाने का कोई उपयोग है नहीं। तो आज हम यहाँ पर विराम लेते हैं। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स जो लाइव देख रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितने नंबर मिले। धन्यवाद। ओके, और मुझे एक छोटा सा फीडबैक और दीजिएगा। लगभग सप्ताह भर हो रहा है 9th क्लास को ऑनलाइन भी पढ़ते हुए, और लगभग यहाँ जो ऑफलाइन बच्चे आ रहे हैं, आप लोगों की लगभग 1 सप्ताह तो लगभग हो चुका है। सोमवार से क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोग तो मुझे अभी बताएंगे वीडियो क्लोज करने के बाद, और बाकी बच्चों से मैं कहूँगा कि वो फीडबैक दे मुझे कमेंट में कि आपको ये क्लास कैसे लग रही है और इसमें आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो वो सारी बातें आप मेंशन करें। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद, जय सिया राम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल्स। टेक केयर।